Good morning, students. Welcome in social science class. Dear students, in our last video, we had started a topic education. Okay, and in this video, we will learn about how the education is more important than other resources because through educations, a human become a capital. So today in this video we will continue the same topic education. Here the topic is the gross enrollment ratio, GER, gross enrollment ratio. क्या होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो? कि कुल एनरोलमेंट होता है नामांकन, स्कूल में जाने वाले बच्चों का जो रेशो है क्या है. Higher education in the age group of 18 to 23 years is 26.3 in 2018-19, or which would be broadly in line with world average. 18 to 23 एज ग्रुप के जो चिल्ड्रंस हैं उनका जो एनरोलमेंट रेशो है वो बढ़ गया है. 2089 में वो बढ़कर कितना हो गया है 26.3%. और ये बहुत बड़ा एवरेज है वर्ल्ड का कि इस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं कॉलेज जा रहे हैं. स्ट्रेटजी क्या है? फोकसेस ऑन द इंक्रीजिंग एक्सेस. गवर्नमेंट की भी ये स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है, एक प्लान है कि वो किन चीज़ों पर फोकस कर रही है. किस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए? एक्सेस, कि हर एक चाइल्ड है जो स्टूडेंट है उसके पास एजुकेशन की पहुंच हो. यानी कि इतने एजुकेशन सेंटर बना दिए जाएं ताकि जो चिल्ड्रंस हैं वो इजीली अवेल कर सकें उस एजुकेशन सेंटर को. क्वालिटी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, और स्टेट वाइज जो भी करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें मॉडिफिकेशन हो. ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम. वोकेशनलाइजेशन हो, जो भी करिकुलम है उसके अंदर ऐसे वोकेशनल कोर्सेज लिए जाएं जिससे बच्चा डिग्री लेने के बाद वो इंडिपेंडेंट होकर जॉब कर सके. नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इन सभी आस्पेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रेटजी बनाती है ताकि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो. और देर इज़ आल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन. इसके अलावा भी डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोविज़न रखा गया है. जो बच्चे कॉलेज या स्कूल में नहीं पहुंच पाते तो वो घर बैठे ही एजुकेशन ले सकते हैं. उसे बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन. कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस और आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो इन जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या देने का प्रावधान है? फॉर्मल यानी कि जो उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होती है स्कूल के अंदर. नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस और आईटी एजुकेशन. इन सब के ऊपर जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि जीईपी बढ़ सके. यहाँ टेबल है, वी कैन सी हियर द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन और एनरोलमेंट एंड फैकल्टीज़. तो 1950 से लेकर 2018-19 तक का ये चार्ट है. हम इसमें क्या देख सकते हैं? नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स, टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. तो 1951 की बात करते हैं तो कंट्री के अंदर कितने कॉलेजेस थे? 750. यूनिवर्सिटीज़ थी 30 और टोटल स्टूडेंट थे 2,63,000 और टीचर्स कितने थे? 24,000. तो गवर्नमेंट ने क्या एजुकेशन स्ट्रेटजी को अपनाया और उससे जो भी उन्होंने स्टेप उठाए क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए, वोकेशनलाइजेशन लाने के लिए, न्यू इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए, तो बहुत एफ़र्ट्स किए गए. और 18-19 तक हम देखते हैं कि उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं आस्पेक्ट्स की जो संख्या है वो इंक्रीज़ हो गई.
कॉलेजेस 39,000 बन गए, कहाँ 750 थे, और फिर उसके बाद 39,931। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 993 थी। इसी तरह स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट है वो भी बढ़ गया, 2 लाख से 37 करोड़ 399 लाख और 388 समथिंग। इसी तरह जो टीचर्स थे उनकी भी जो है संख्या बढ़ गई, 24,000 से कितने हो गए, 1416299। तो यहाँ पर हम सब आस्पेक्ट्स के अंदर देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है हर लेवल के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट हो, चाहे कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, टीचर्स हों, तो उनकी संख्या जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओवर द पास्ट 60 years there has been a significant growth in the number of universities or institutions of higher learning in specialized areas. Let's read the table. See the increase in the number of colleges, universities, enrollment of students and recruitment of teachers till 2018 to 19. We already discussed the given table. So now move to the next topic, health. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? तो हेल्थ का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे हमने एजुकेशन का पढ़ा। तो क्या कोई भी ऐसी फार्म या कोई ऐसी फैक्ट्री, ठीक है, कोई इंडस्ट्री, ठीक है, या लेबर एरिया में कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को एम्प्लॉय करना चाहेगा जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और वो हेल्दी वर्कर्स की तुलना में अधिक काम कर सके या कम काम कर सके? तो जब अनहेल्दी पर्सन है तो वो ज़्यादा काम तो नहीं कर पाएगा, तो उसके कंपैरेटिवली जो हेल्दी वर्कर है उसको सब लोग एम्प्लॉयमेंट देना पसंद करेंगे। तो फर्म जो है क्या चाहती है, सबसे ज़्यादा अपना प्रॉफिट, ठीक है, फर्म मैक्सिमाइज ईयर प्रॉफिट। तो वो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयड करेगी, ऐसे लोगों को रोज़गार देगी जो हेल्दी हों, ठीक है, और स्किल्ड हों, ताकि उनकी फर्म का जो प्रॉफिट है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, प्रॉफिट वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल। किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है वो उसको किस में हेल्प करती है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल को, क्योंकि उसके अंदर जो काम करने की पोटेंशियल है, एबिलिटी है, वो तभी उनको यूज़ कर सकेगा इफ़ ही और शी was healthy. To fight illness, she will not be able to maximize her output to the overall growth of the organizations. Okay, अगर वही इलनेस हो, कोई भी पर्सन है वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, स्वस्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है, उसमें काम करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, तो उससे उसकी कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, उसके काम की नहीं आएगी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडीड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग, ठीक है, तो हेल्थ जो है एक इंडिस्पेंसेबल बेसिस है, हेल्थ मस्ट है। अगर कोई भी कहीं काम करना चाहता है तो वो तभी कैपेबल होगा अगर उसकी हेल्थ अलाउ करती होगी। इसलिए इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की प्रायोरिटी क्या रहेगी कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी हो। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द असेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर।
हमारी नेशनल पॉलिसी भी यही है, उसका ये एम है कि हेल्थ केयर को जो भी हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचाई जाए, एक्सेसिबिलिटी, ताकि लोग स्वस्थ रहें। फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अंडर जो न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं उनके अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है? जो अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, उनकी हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशंस जो है, इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस करती है। ओवर द लास्ट 5 decades मीन्स 50 years, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो लास्ट 50 ईयर्स से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। और जो मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर्स, तो इनको भी मैन पावर को भी जो रिक्वायरमेंट होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर, जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं वहाँ पर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स, वहाँ यही कोशिश की जाती है कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो। तो दीज मेजर्स विच हैव बीन अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, जब हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा तो नेचुरली है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, यानी कि एवरेज जो लाइफ है वो भी इंक्रीज़ होगी। 68.3 ईयर्स इन 2016, ठीक है। अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसका जो एवरेज एज है वो बढ़ चुकी है 68.3 ईयर्स, मतलब आम जो लोग हैं वो नियर अबाउट 70 ईयर्स तक वो लाइव रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। लेकिन पहले ये जो एक्सपेक्टेंसी रेट था एज का वो कम हो गया था, क्योंकि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी, हॉस्पिटल्स थे, इतना इजीली लोगों के पास उनकी एक्सेस नहीं थी, ठीक है। तो इन चीज़ों की कमी की वजह से लोग जो बीमार हो जाते थे तो उनकी डेथ हो जाती थी। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ गई है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इम्पॉर्टेंट है ये। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट होता है नवजात शिशु जिसका जन्म हुआ होता है, और मोर्टेलिटी रेट यानी कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही उनकी डेथ हो जाती है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ था उसकी वजह से ये जो मृत्यु दर थी इन्फेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है तो उससे ये जो रेट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी कम हो गया है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 और डेथ रेट्स टू 6 पॉइंट विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ड्रॉप आउट हो गया है जो डेथ रेट है, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ है? अच्छी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई हैं पॉपुलेशन को, उनके लिए PHC, CMC ऐसे सेंटर जो हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, द सेम ड्यूरेशन में जो बनाए गए हैं, ये उनसे डेथ रेट भी कम हुआ है और क्रूड बर्थ रेट जो है वो भी ड्रॉप आउट हुआ है। इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, इन दोनों चीज़ों से क्या हुआ है? इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हेल्दी पैदा हो रहे हैं, जिससे फ्यूचर जो प्रोग्रेस, फ्यूचर में जो कंट्री की प्रोग्रेस है वो उस बढ़ रही है। इंक्रीज़ इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ good quality of life marked by self-confidence, reduction in infant mortality, involves the protection of children from infections। तो ये सब एफर्ट्स किए गए हैं, उनको न्यूट्रिशंस दिया गया है, ठीक है, उनको इन्फेक्शन से बचाया गया है। जैसे जब बर्थ होता है तो उनकी बहुत केयर की जाती है छोटे इन्फेंट बच्चे की,
जिससे उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो बहुत कम हो गई है। तो मदर और चाइल्ड इन दोनों की जो केयर से जो डेथ रेट है वो ड्रॉप आउट हुआ है, और जो बर्थ रेट है उसको भी कंट्रोल में किया जा रहा है। तो ये सब हेल्थ की वजह से, हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से इसमें बैलेंस हुआ है। मृत्यु दर को रोका गया है, और उसकी तुलना में जो जन्म दर है, ठीक है, तो जो एक्सेस पॉपुलेशन है, तो जन्म दर के ऊपर भी जो है रोक लगाई गई है। यानी कि बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारे कानून बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो जनसंख्या नियंत्रण है, पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज़ भी साथ साथ चल रही हैं। तो दोनों में बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट देखें, ये भी एक टेबल दी हुई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ओवर द ईयर 2014 से लेकर 18 तक जो भी चेंजेस आई हैं हेल्थ एरिया में, जैसे SC, PHC, CHC, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, बेड्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग, तो ये सब जो देखो यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ी है। तो ये गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। तो यहाँ फुल फॉर्म्स दी हुई हैं। SC होते हैं सब सेंटर, PHC क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, ये हर एक गांव में, जो बड़े गांव हैं उनके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। CHC होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बड़े होते हैं थोड़े। ANM ये नर्स के कोर्स के अंदर आता है, ये एक ANM ऑक्सिलरी नर्स हाइड्राइड्स, ठीक है, ये सब फुल फॉर्म्स हैं, इनको आपने रीड करना है बेटा। यहाँ टेबल्स के यहाँ दी हुई हैं कुछ सोर्सेज, और ऊपर टेबल में से ये क्वेश्चन जो है फाइंड करने हैं। हाउ मैनी डॉक्टर्स आर देयर इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये टोटल देख लेंगे आप। हाउ मैनी नर्सिस, ये सब जो है, हाउ मैनी हॉस्पिटल्स, ये टेबल के अंदर जो है हम सॉल्व कर सकते हैं इनको देखकर। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी हमने 2 टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं, एजुकेशन और हेल्थ। हमने उसके जो दुष्प्रभाव थे या जो भी उनकी एडवांटेजेस थी, दोनों ही हमने एग्जांपल से स्टडी किए हैं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, हेल्थ कितनी ज़रूरी है, जिसमें हमने शकल और विलास की स्टोरीज़ के थ्रू इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा। अब अनएम्प्लॉयमेंट को भी इन दोनों की स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। शकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स, शकल की मदर जो है वो बाहर जाकर कोई काम नहीं करती, घर के ही काम करती हैं। चिल्ड्रंस और हेल्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। शकल्स ब्रदर जीतू और सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग, ठीक है, वो खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड, इफ़ नॉट और वाई। शीला जो है घर का काम कर रही है, जो छोटे बच्चे हैं वो भी कोई काम नहीं कर रहे, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे? नहीं है, तो वाई। तो इस वाई का जो आंसर है हम इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो लोग काम नहीं कर रहे, घर के काम करते हैं, तो उनको क्या हम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सैड टू एग्जिस्ट, ये डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, तो सेम डेफिनेशन आपने नोट करनी है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सैड टू एग्जिस्ट, कब होती है अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस, पीपल्स यानी कि जब लोग अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, किस बेस पर? गोइंग वेजेस, जो भी वेजेस मिल रहे हैं उन वेजेस के बेस पर वो काम करना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट फाइंड जॉब्स, बट उनको कोई जॉब नहीं मिलती। यानी कोई भी, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, वो कोई काम करना चाहते हैं और वो एग्री हैं उस मजदूरी के ऊपर काम करने के लिए, उस वेजेस के ऊपर, ठीक है, चाहे वो उनको सूट भी नहीं करती, कम मजदूरी मिल रही है तो तब भी वो एग्री हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर उनको काम नहीं मिलता तब हम उनको कहेंगे बेरोजगार, ओके। ये नहीं है कि काम है और करने वाले उसको कर नहीं रहे, ठीक है, वो कहते हैं कि ये छोटी जॉब है या
इसमें वेजेस बहुत कम है, हम अच्छे वेजेस वाली जॉब करेंगे, ठीक है, तो तब हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। जैसे शीला है, शीला जो है घर के काम कर रही है, वो विलिंग नहीं है कि वो बाहर जाकर काम करना चाहती हैं, क्योंकि घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको ही निभा रही है, ठीक है। तो शीला जो है उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं करेंगे। और जो जीतू और सीतू हैं वो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी काम नहीं कर सकते, इसलिए वो भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। शीला इज़ नॉट इंक्रीज इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन, क्योंकि शीला जो है घर से बाहर जाकर कोई काम नहीं करना चाहती। जीतू और सीतू आर टू स्मॉल टू बी कंटिन्यूड काउंटेड इन द वर्क, बहुत छोटे हैं इसलिए वो काम नहीं कर सकते। नीदर जीतू और सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, उनको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको भी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। 1-2 यानी कि 0 से लेकर अगर 15 की एज की पॉपुलेशन को काउंट करेंगे तो वो डिपेंडेंट है, ओके। ये जो है बच्चों की कैटेगरी में आ जाते हैं। इन्होंने क्या गेन करना है, एजुकेशन गेन करनी है, ठीक है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने आप को ट्रेन करना है। तो फिर 15 से वो किस चीज़ में चले जाएंगे, वर्किंग का पॉपुलेशन में, 15 टू 59। तो इस कैटेगरी के, इस एज के, इस ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो 60 अबव ये भी क्या आ जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है। तो 60 से अबव एज के लोग भी वर्किंग नहीं होंगे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो इस एज ग्रुप के अंदर जो भी पॉपुलेशन है कंट्री की 15 टू 59, तो वही वर्किंग पॉपुलेशन कहलाएगी। और उसी एज ग्रुप के लोगों के ऊपर पूरी कंट्री का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 15 ईयर टू 59 ईयर्स। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, जो सकल के छोटे बहन भाई हैं वो इस एज ग्रुप में नहीं आते, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकल मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली, अब सकल की मदर फैमिली के लिए काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, ओके, तो इसलिए वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कही जा सकती। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स नॉट मैंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, अगर सकल के ग्रैंड पेरेंट्स होते क्योंकि स्टोरी में नहीं बताए तो वो भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आते। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल्स और अर्बन एरियाज़, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल में और अर्बन एरियाज़ में। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल और अर्बन एरियाज़, तो दोनों एरियाज़ में, रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो डिफरेंट क्यों है, यहाँ पर हम केस स्टडी करेंगे। इन केस ऑफ रूरल एरियाज़ देयर इज़ सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती हैं, सीजनल और डिस्गाइज्ड। अर्बन एरियाज़ है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर मोस्टली पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड होती है और इसी वजह से वहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की नेचर दिखाई देती है, ठीक है बेटे। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।